खूब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग इस वक्त सहरी कर रहे हैं। सामिया का कि अच्छा फारूक भाई, इनकी जो डिशेज होती हैं उनके नाम बड़े अनोखे अनोखे होते हैं। भाभी वो वही हैं जो नॉर्मली हम खाते हैं, लेकिन ये कोई नाम उसमें कसूरी कीमा या कसूरी चिकन होते हैं, नॉर्मल है लेकिन होते अच्छा वो टेम्पटिंग होता है ना, अगर आप दिल चाहे फौरन के खा लें। नाम ये चेंज कर करके बताती रहती है, डिफरेंट नाम कर देती हैं। तो इसलिए रखती हूँ ना कि आप खाएं और बताएं कि कैसा है। कसूरी कीमा होता है, कोई कसूर इलाके का होता है या क्या है? नहीं सर, उसमें कसूरी मेथी डलती है बेसिकली। अच्छा, चीजें डालती रहती हैं, चेंजेस मेथी का नाम एक्चुअली कसूरी है, इसलिए वो कसूरी कीमा कहलाता है। बिल्कुल, भाभी को पता होगा, भाभी का डिपार्टमेंट अभी पता होगा। बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू। और हमारे सेट पे इस वक्त इनको अच्छा लगा, इसका मतलब बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा फारूक भाई, मतलब यानी कि खाने में चूजी हैं इस मामले में? थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, वैसे सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि इनको जो पसंद होती हैं, फरमाइश कभी किसी चीज की करते नहीं है। हम लोगों को पता है ऐसा क्या होता है जो खाने में निकालते हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना उनको खाते ही पता चल जाता है इसमें इतना कम थोड़ा सा करते हैं, कहते हैं चपाती आज थोड़ी मोटी हो गई है पर पतली क्यों नहीं, उसमें थोड़ा करते हैं। ऐसे खाने में इतना ज्यादा नहीं करते हैं ना। वो फारूक भाई की जो माशाल्लाह दाल चावल इनका फेवरेट है माशाल्लाह, जबरदस्त। और ये सेहत भी बता देती है कि भिंडी पसंद है, खाता हूं दाल चावल। स्टू मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम, वैसे हां स्टू पसंद है, लेकिन ये कीमा बहुत अच्छा। यानी कि सामिया आपका जो कीमा है वो भाभी कुछ नन्हे मेहमान भी आ चुके हैं और ये थोड़ा सा उठ के बैठे, आप दिख नहीं रही हैं भाई, आप इधर से थोड़ा सा उठ जाए भाई, दिख रही हैं ये, मुझे बताइएगा जरा। ठीक है जी। अच्छा ये वो बच्चे होते हैं फारूक भाई जो पहला रोजा रखने जा रहे होते हैं, माशाल्लाह हमारे सेट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उर्वा राहिल। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, आप खैरियत से? तो इतना डरी हुई क्यों है आप, इतना सहमी हुई क्यों है भाई? आज रोजा रखने जा रही हैं आप पहला? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 1 क्लास में पढ़ती हैं, क्या बात है। अच्छा तो रोजा रखने जा रही हैं तो आपने सोचा है कि दुआ बुआ मांगनी है आज आपने? तो मांगेंगी दुआ? क्या दुआ मांगेंगी बताएं? अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो सेट पर आके बिल्कुल इतनी खामोश। सहरी तो की नहीं, तुम रोजा क्या रखोगी बेटा? चलो फारूक भाई इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा। सहरी तो आपने की नहीं, आपको तो डबल सहरी करनी चाहिए थी, पहला रोजा कहां रखेंगे ये पूछना था। चले अभी इनको थोड़ा मौका दे दें, शायद दूसरे बच्चों को देख के वो किस क्लास में ये पूछे इससे। ये 1 क्लास में ना इन्होंने बताया। अच्छा आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद हसनैन बिन सैफ। अच्छा मोहम्मद हसनैन बिन जेड में होता था माशाल्लाह। आज आप पहला रोजा रखने जा रहे हैं तो सोचिए कोई दुआ आपने? नहीं अभी तक नहीं सोची है। अच्छा आपका नाम क्या है? काजी अली सिद्दीकी। काजी अली सिद्दीकी। अच्छा तो आप कौन सी क्लास में? 2B में है। तो आप ये मुझे बताएं, चलें इनसे अब थोड़ा ये रिलैक्स हो गएंगे। आप ये बताएं कि घर में आपको सबसे आपका फेवरेट कौन है? पापा। पापा उधर देख के बताएं ना, फिर पापा भी देखेंगे आपको। तो पापा क्यों है फेवरेट भाई? वैसे बेटियों के फेवरेट पापा ही होते हैं, लेकिन क्यों है पापा फेवरेट? पापा मुझे चीजें ला कर देते हैं। पापा चीजें ला के देते हैं और मम्मा मना करती हैं, क्या कहती हैं? अच्छा आपके जो पापा हैं वो आपकी मम्मा से डरते हैं? नहीं डरते। वैसे अमूमन निकल आता है ऐसा कुछ। आप ये बताएं आपको कौन अच्छा लगता है जी घर में? इतना लंबा ब्रेक। बाबा। अच्छा तो आपको क्यों अच्छे लगते हैं भी बाबा? वो मुझे हर जगह लेके जाते हैं। हर जगह लेके जाते हैं और मम्मा मना कर देती हैं? मम्मा भी बोल देती हैं। मम्मा भी बोल देती हैं। आपको भाई कौन अच्छा लगता है? बाबा। आज वैसे फारूक भाई कुछ अलग नहीं हो रहा, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको अम्मियां ज्यादा पसंद है। बच्चे गैर सियासी होते हैं वैसे। हाँ बच्चे गैर सियासी होते हैं, मुझे लग रहा है बाबाओं ने सिखा के भेजा होगा कि इस शर्त पे भेज रहे हैं कि वहाँ जाके हमारा नाम। ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं बढ़ोगे क्या बनेंगे आप? बाबा बनेंगे, वो तो बनना ही है। इंजीनियर। आप? क्रिकेटर। कौन से वाले क्रिकेटर पसंद है आपको? ये बड़ा आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आपके साथ जाएंगे और हमारी दुआ है कि आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। कहो कि हमने रोजा रखा काफी है, दुआ आप लोग करें अब हमारे लिए। सही बात। इनकी दुआओं में लेकिन फारूक भाई ज्यादा असर होगा। और पहला रोजा इनका है, रोजा खुशाई होगी बेटे आपकी, है ना? होगी ना? सब आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे, पहला रोजा आप रख रहे हैं, है ना? फारूक भाई आपको याद है अपना पहला रोजा? हाँ। क्या हुआ था उस पहले रोजे में? बड़े शौक में रखा था, सबने बड़ी हौसला अफजाई की थी, लेकिन छठी का दूध याद आ गया था।
और ये मुहावरा तो बाद में पता चला जब ये छठी के दूध का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा अच्छा ये उस वक्त जो मेरी कैफियत थी वो छठी का दूध याद आने वाली कैफियत थी जब रोज़ा रखा था। खाला के यहाँ जाके फिर वो रोज़ा शाही हुई थी और सारे रिश्तेदार आए थे और वो बहुत इनकरेज करती थी, हमारी खाला, सारे अम्मी भी, तो अच्छा था। फिर वो उस ज़माने में नोटों के हार बनते थे, बिल्कुल तो बहुत सारे नोट जमा किए थे। तो उसका क्या किया था आपने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भाभी ने पूछ लिया कि उसका क्या किया था आपने? गुल्लक में डाला था ये? तुमसे बचा के रखा था मैं उस वक्त भी थी भाभी, इनके दिल में थी असल में। अच्छा फारूक भाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बचपन में किया करते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं वो करने का मौका नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे जो रमज़ान का महीना आता है तो उसमें कुछ जो एक ज़माना होता था जो आप करते थे लेकिन अब मिस करते कर नहीं सकते। तरावियाँ मिस हो जाती है ना। हाँ, कुछ मसरूफियात और ऐसे मामूलात हैं कि उसका एक अलग रहता है, अफसोस रहता है कि वो भी अगर किसी तरह निभा सकता तो उसको भी निभा, तो वो ख़त्म कुरान में कहीं चले गए तो इस तरह वो। अच्छा, रमज़ानों में एक ये चीज़ भी होती है कि सुबह वो क्रिकेट खेलना। ओहो, बिल्कुल सही है। वो तो हम जाते थे सी साइड पर। अच्छा, क्लिफ्टन जाते थे। अच्छा। और वहाँ सी साइड पर क्रिकेट खेलते थे और घंटों खेलते थे रमज़ान में। हाँ, रमज़ान मैंने फजर की नमाज के बाद ही, क्योंकि वो एक बड़ा चीज़ होती है जिसको हाँ, आप बहुत वॉक मिस करते करने हैं। जाते हैं लोग। वो एक बचपन का तो बड़ा एक एनर्जी होती है और रोज़े रखने का भी शौक़ और फिर खेलने का भी शौक़, लेकिन टाइम के साथ वो फिर चीज़ें ज़रूर हम मिस करते हैं, मिस हो जाती है। मिस करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आएंगे। मौजू से हम पहले भी ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, झूठ, उस गुस्से और हसद के हवाले से। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो हम हसद करते हैं तो क्या इससे हमारी रोज़ी पे फ़र्क पड़ता है और कुरान हकीम में इसके बारे में क्या हिदायत? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि हसद के से जो इस बंदे से जिसको अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया, उन लोगों तुम हसद कर दो उन लोगों से जिनको अल्लाह ने अपने फजल अता फरमाया है, तुम उनसे हसद कर दो। तो अब हसद एक ऐसी, मैंने बताया था पहले भी कि ऐसा फेल है जो इंसान खुद ही अपने अंदर जलता रहता है। और आपने क्योंकि बात की ना कि हसद और गुस्से की, तो बात ये कि अभी फारूक भाई जो बात कर रहे थे कि कई मुकाम पर गुस्सा करना पड़ता है, तो शरई हुक्म यही है कि जहाँ इज़्ज़त की बात हो, जहाँ गैरत की बात हो, तो वहाँ हुक्म यही कि आप अपने आप को ज़ाहिर फरमाएं। मिसाल के तौर पर काबे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हैं, वह फरमा रहे हैं कि मुसलमानों आपस में तुम मोहब्बत से मिलो, लेकिन जब तुम काफिर से मिलो ना तो फिर अपने आप को सीना चौड़ा करके मिलो ताकि उससे पता लगे कि तुम मुसलमान हो, उसकी है बता रही हो। हसद किन मामलात पे करना जायज़ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, उसको हसद नहीं कहेंगे, उसको रश कहेंगे। मुराद ये है कि अगर कोई अच्छा स्पीकर है, अच्छा बोलता है, तो आप ये ना कहें कि भाई इसकी जो ये इसका बोलने का अंदाज है या इसका जो नॉलेज है या अल्लाह इसको तबाह कर दे, बल्कि अल्लाह इसने इतनी प्यारी नेमत अल्लाह तूने अता फरमाई, अल्लाह मुझे भी नेमत अता फरमा, इसको रश कहते हैं। कोई अच्छा कुरान पढ़ता है, कोई अच्छी नात पढ़ता है, कोई अच्छा इल्म रखता है, तो इन मुकाम पर ख़ास तौर पर इबादात में और सहाबा कराम को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम उसमें हसद क्या करो, यानी हसद से मुराद रश क्या करो कि अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके साथ तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता है तो तुम भी नवाफिल में कसरत करो। अगर कोई कुरान पढ़ता है तो कुरान वो एक कहता है लहन से पढ़ना, खूबसूरत आवाज़ में पढ़ना, तो तुम उसमें रश क्या करो कि अल्लाह इसने अच्छा पढ़ा, मैं इसे और अच्छा पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये फ़ायदे हैं हसद के। लेकिन इन मकाम पर अगर किसी को कहते हैं कि सख्त लगाने की कोशिश होती है तो उसमें कोई मलाइका नहीं, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहना कि अल्लाह ताला ने अपने दीन के अंदर उन लोगों को, आप ये देखें, शैतान जो है, इब्लीस जो है, उसने सबसे पहले हसद किससे किया? आदम अलैहिस्सलाम से किया। और जो हसद का नतीजा था कि मैं इसको सजदा क्यों करूं, ये तो मिट्टी से बना है, मैं आपसे बनाऊं। तो वो जो मैं है ना, उसी को खत्म करना है। जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर बंदा कामयाब हो जाएगा। ये जो मैंने सवाल किया था रोज़ी पे फ़र्क पड़ने का, इस पर बताइए। हाँ, देखिए, रोज़ी पे फ़र्क पड़ने से मुराद ये कि मैंने बताना कि हसद जो है नेकियों को खा जाती है, जिस तरह सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। तो मुराद ये कि बंदे की जो लेकिन उसमें रोज़ी में बरकत नहीं रहती। बंदा अच्छे करने की कोशिश करता है, लेकिन मकसद क्या है कि वो जो जलन या कुड़न है ना अंदर, वो बाहर भी नहीं निकाल सकता, और अंदर ही अंदर उसके कहने के अल्लाह ताला फरमाया पनाह मांगो उनसे जो हसद करते हैं।
तो मुराद क्या है कि जो हसद है ना, ये आपके ज़ाहिरी आमाल को भी तबाह कर रही होती है और बातनी आमाल को भी तबाह कर रही होती है। इस वजह से रोज़ी पे लाजमी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, और ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो बताने का मकसद और सवाल करने का मकसद ये होता है कि जिससे आप लोग सीखें, और हमारी इस नशिस्त का मकसद भी यही होता है कि आप इस यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। अच्छा फारूक भाई, आप क्योंकि माशाल्लाह जिस ओहदे पे फाइज़ रहे और आप माशाल्लाह जिस ओहदे फाइज़ हैं, तो आपसे भी हसद करने वालों की तादाद बड़ी हमें नज़र आती है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि ये शख्स मुझसे हसद कर रहा है, तो आपका रवैया उसके बाद क्या होता है? नहीं, मेरा रवैया तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा दिल दिया है, और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कोई कीना या कोई कदूरत किसी के लिए भी ना आए। माशाल्लाह। और क्योंकि अव्वल आखिर पर सबको मिलकर ही काम करना है, जो साथ मिलकर काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इग्नोर करूँ और अपनी तरफ से कोई ये तासुर ना दूँ कि मैं उसकी हसद के जवाब में मैं भी कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि हसद की तरह कोई मनफी बात है। अच्छा, इसमें एक बात अर्ज कर दूँ, आपकी हदीस पाक में आते रसूल फरमाते हैं, पहलवान वो नहीं जो रेसलिंग में माहिर हो, पहलवान वो है जो गुस्से पीने में माहिर हो। हदीस पाक मफ़हूम है। तो ये जो सिफत इनके अंदर है ना कि गुस्से को पी जाना और वक्त पर का, ये मोमिन की सिफत में से आते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ये सिफत अता फरमाए कि ऐसे वक्त में अपने आप को उजागर करेंगे। मैंने कहा पहलवान वो नहीं कि कहते हैं रेसलिंग के अंदर दूसरों को हरा दे, अपने आप पर काबू रखना, ये मोमिन की सिफतों में से, हमें इसी पर अमल करना चाहिए। कि एक गैदरिंग होती है, तो अगर कोई किसी से हसद करना शुरू होता है, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर एक बड़े लेवल पे चीज़ें देख रहे होते हैं, तो आप क्या समझते हैं उससे पार्टी लेवल पे या आपके अपने मामलात ख़राब होते हैं? हसद बिगाड़ पैदा कर देती है। हसद करना एक अमल है, और फिर अगर उस हसद को लेके कोई साजिश भी होने लगे तो उससे तो बड़ा नुकसान होता है। वो नहीं होना चाहिए, कोई साजिश नहीं होनी चाहिए, लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। एक टीम वर्क है, मुख्तलिफ नेचर के लोग हैं, उन्हें एक दूसरे को एडजस्ट करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है और साथ मिलकर काम करना है। तो वो मुश्तरका ज़मीन ढूंढनी चाहिए, ग्राउंड ढूंढना चाहिए जिस पर सबका इत्तफाक हो, जिस पर सबकी तवज्जो हो। ज़्यादा लगे वो एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ या खसूसियात है जिससे हसद हो सकती है, उससे आप खुद बच जाएंगे। और फिर उस हसद को भी कोशिश किया जाए कि उसको, जैसा कि फरमाया आपने, कि रश्क के उसमें ले जाएं। बिल्कुल, जो किसी की हेल्दी कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जो हसद है वो एक ऐसी आग है जो आपकी अपनी लगाई हुई होती है और आप उसमें खुद जलते रहते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारे मौजूद मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। वक्त हमारे पास क्योंकि कम होता है, लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा हमारे पास आते भी रहते हैं ऊपर से। फारूक भाई, ये मुझे बताइएगा कि जैसे अगर इस दफ़ा इलेक्शन होते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत आती है, तो क्या प्लान्स आपने सोचे हुए हैं? जो माजी में अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, अब क्या सोचा हुआ है कि अगर अब हुकूमत आती है तो किस तरह लेके चलना है? तालीम, सेहत और इंसानी वसाइल की तरक्की, माशाअल्लाह, लोगों को हुनर सिखाना। लोग, उनका एप्टीट्यूड नहीं होता कि वो, लेकिन वालिदैन भी ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। बीए की, बीकॉम की, बीएससी की, कितनी डिग्रियां हैं लोगों के पास, एमकॉम, एमएससी, एमए, लेकिन ज़ाहिर है कि उनका कोई मसरफ़ जो जॉब इंडस्ट्री है, चाहे वो सरकारी मुलाजमतें हों, चाहे वो प्राइवेट हों, सनतों में हो, तिजारत में हो, सर्विस सेक्टर में हो, तो वो हमें देखना होगा कि हम अपनी मैन पावर को किस काम के लिए, जहाँ हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में कौन सा शोबा है जहाँ उनकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक हमें लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक तो उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए, सेहत और तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की, और फिर उन्हें मौक़े फराहम करना, अपने पैरों पे खड़े हों। ज़रूरी नहीं कोई सरकारी, हर शख्स आके सरकारी नौकरी मांगता है, मुस्तकिल नौकरी होती है बिल्कुल, और उसमें फिर बाद में पेंशन, ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, और उसमें कोई पूछ गूछ भी ज़्यादा नहीं है, और फिर उसमें तरक्की भी अगर आपकी जान पहचान है, सिफारिश है तो जल्दी जाती। तो इस कल्चर को भी ख़त्म करने की सिफारिश कल्चर, हाँ सिफारिश कल्चर। माइक्रो फाइनेंस है, प्रोफेसर यूनुस ने 70 लाख ख़वातीन को बांग्लादेश में बाइख्तियार बनाया। एम्पावर से बांग्लादेश की जो सन्नती पैदावार है, बरामदात है, ज़र मुबादला है, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। $2 अरब का ज़र मुबादला सिर्फ
वो 70 लाख ख़वातीन और वही बांग्लादेश जिसकी एक्सपोर्ट हमसे बहुत कम थी, हमारी 25 बिलियन डॉलर थी, तो शायद बांग्लादेश की उस वक्त मुश्किल से 18 या 20 बिलियन डॉलर थी, आज उनकी 40 बिलियन डॉलर थी। सिर्फ एक मेहनत से उन्होंने अपना मुकाम बनाया। ये सारी बातें हमें देखनी होगी कि हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमसे जो ममालिक पीछे थे वो आगे चले गए। बिल्कुल, और जो फारूक भाई आपने बात करी कि सिफारिश कल्चर, इसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि इसने भी हमारी कौम को जो है वो बहुत पीछे को धकेला है। बुनियादी इस्लाहात नहीं है, ज़रा इस जो है छोटे शहरों को भी तरक्की का इंजन बनाना है, वही अपने अपने ममालिक को 21वीं सदी में और 22वीं सदी में ले जा रहे हैं। तो उन वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करनी है लोगों को, ये छोटे कर्ज़े देकर, ज़मीनें देकर, कि ये देखें बहुत से मुल्कों की तो स्टोरी है ये इसी तरह डेवलप है, चाहे वो बहुत कसीरुल आबादी वाले हों या कम आबादी वाले। कम आबादी वाले में सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, बड़ी आबादी वाले में मलेशिया को ले लें, साउथ कोरिया को ले लें, फिर चाइना को लें और इंडिया को लें। तो उन्होंने जिस तरह अपने मैन पावर को डेवलप किया, अपॉर्चुनिटीज़ दी। फारूक भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर रेज होता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक हुक्मरान है, वो चाह भी रहा है कि जी मामला ठीक, हमने कई जगहों पे ऐसा देखा कि ऊपर वाले तो चाह रहे थे वो, लेकिन जब नीचे जाता है, ज़ाहिर है आपके पास एक बड़ा ग्राउंड होता है, हर चीज़ को देखने का टाइम होता है, तो उधर का एहतसाब कितना ज़रूरी है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वो मुस्तहिक तक पहुँचे, जो उसके राइट्स लोग हैं उन तक पहुँचे, ना कि अपने उसकी रफ्तार क्या है, इस प्रोजेक्ट की वक्त के मुताबिक है या डिले हो रहा है, उसको कैसे रोकना। तो उसको कहते हैं सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, वो भी एक अलग शुबा है, वो बहुत ज़रूरी है, निगरानी करना और उसकी मॉनिटर करना। और दूसरे पर जब वो प्रोजेक्ट बन जाए तो हमारे अमूमन बहुत से प्रोजेक्ट बन जाते हैं, बहुत से इक्विपमेंट, मशीनें, आलात हम खरीद लेते हैं। CT स्कैन करोड़ों रुपए के हैं, MRI अस्पतालों में है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो रही। तो जब मेंटेनेंस नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर आप भाभी आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही मैसेज दूंगी कि रमज़ान है, रमज़ान मुबारक है, इसमें जिससे जितना हो अल्लाह ताला की इबादत करें, और ये तो एक्स्ट्रा क्रेडिट होता है लें। और दूसरी बात ये कि मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ सब रहें, जैसा हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, और दरगुजर करना सीखें। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।